हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स अड्डा में। ठीक है, आज जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स। ठीक है, अब जो हम आने वाले टाइम पे जो हम डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे बेटा पूरा अकाउंटिंग एस्पेक्ट पे पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। ठीक है, यदि मैं बात करूँ तो बेटा आपने अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप ऑलरेडी पढ़ चुकी है, या आपने 11th में पूरा इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है, आपने पूरा पढ़ लिया है। और ये जो आपने 11th के अंदर जो अकाउंटिंग पढ़ी वो अकाउंटिंग पढ़ी सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बारे में। और आप सभी को पता होगा सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। तो ऐसा बिजनेस जिसके अंदर एक व्यक्ति बिजनेस करता है, एक व्यक्ति उस बिजनेस को रन करता है, उसको कहा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ सेकंड, अब हमको टॉपिक पे बात करना है, वो टॉपिक है बेटा वो है पार्टनरशिप। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर अकाउंटिंग समझेंगे, अकाउंटिंग एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं जो एक पार्टनरशिप फर्म को मेंटेन करना पड़ते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को क्यों ज़रूरत है अकाउंटिंग मेंटेन करने की। ठीक है, तो ऐसी कई बातें हैं या कई एस्पेक्ट हैं, उन सारे एस्पेक्ट पे हम आने वाले लेक्चर्स पे डिस्कशन करेंगे। अब बेटा अकाउंटिंग करने से पहले हम समझ तो ले कि पार्टनरशिप का मतलब ही क्या होता है, क्योंकि जब तक हमको पार्टनरशिप के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे। यदि हमने अकाउंटिंग सीख भी ली, समझ में भी आ गई कि क्या क्या अकाउंटिंग करते हैं और किसी ने पूछ रहा है कि पार्टनरशिप का मतलब ही क्या होता है, तो हम बता नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सबसे बेसिकली जो आज मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वह थ्योरेटिकल पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो देखते बेटा पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पढ़ लेते क्या है। तो यहाँ लिखा है अ पार्टनरशिप फर्म इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन टू कैरी ऑन अ लीगल बिजनेस एंड शेयर द इट्स प्रॉफिट और लॉस। द पर्सन हु जॉइन द हैंड टुगेदर टू डू अ बिजनेस आर इंडिविजुअली नाउन एज पार्टनर एंड कलेक्टिवली फर्म। तो बेटा ये डेफिनेशन के हिसाब से या मीनिंग के हिसाब से बात करते कह रहा है कि पार्टनरशिप क्या है, कि एसोसिएशन है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो क्या कर रहे हैं, किसी लीगल बिजनेस को चलाने के लिए तैयार है, एग्री है कि हम क्या करेंगे, दोनों मिलके कोई ना कोई एक लीगल बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उस बिजनेस में जो भी होगा या तो होगा प्रॉफिट या होगा लॉस, उस प्रॉफिट और लॉस को हम क्या करेंगे, दोनों आपस में शेयर करेंगे। तो पार्टनरशिप क्या है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति कोई ऐसे लीगल बिजनेस को क्या है बेटा चलाने के लिए रेडी है ना, और वो क्या करेंगे, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उस लॉस और प्रॉफिट को क्या करेंगे, दोनों अपने जो भी रेशियो उन्होंने फिक्स करा है उस रेशियो में क्या करेंगे, दोनों शेयर करेंगे। मैं रेशियो का मीनिंग आपको आगे बताऊंगा कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, बट इतना ध्यान में रखो कि जो भी रेशियो है उस रेशियो में उन्होंने एग्री करा है कि हम क्या करेंगे, उस रेशियो में डीलिंग करेंगे। अब बेटा जो इंडिविजुअली है, ठीक है, इंडिविजुअली जो बात करते हैं उनको कहा जाता है पार्टनर, और कलेक्टिवली जहाँ मिलते हैं वो कहलाता है फर्म। इसका एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो बेटा दो पार्टनर है, एक ए है और एक बी है, दो पर्सन है। ए और बी क्या करा बेटा, एक जगह मिले, ए ने बी के आगे बिजनेस प्रपोजल रखा, उसने बोला कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, बी को वो प्रपोजल बहुत अच्छा लगा। ठीक है, क्या ठीक है यार बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, ए और बी ने क्या करा बेटा, एक लाख रुपए लगा के वो दोनों वो बिजनेस को स्टार्ट करा। ठीक है, अब वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस डे टू डे चलेगा। एंड द एंड ऑफ ईयर क्या होगा, दो कंडीशन होगी, या तो होगा प्रॉफिट या होगा लॉस। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, यदि प्रॉफिट हुआ तो बांटेंगे और लॉस हुआ तो भी क्या करेंगे, ए और बी बांटेंगे। तो बेटा ये जो ए और बी ने जो बिजनेस स्टार्ट करा है ये कहला गया बेटा, पूरा जो रिलेशन है ये कहला गया पार्टनरशिप। अब ए और बी जो इंडिविजुअली है ये कहला गया बेटा पार्टनर, और इन्होंने एक शॉप खोली होगी, कोई बिजनेस कर रहे होंगे, बिजनेस के लिए उन्होंने दुकान ली होगी, शॉप ली होगी, और ये शॉप पे क्या कर रहे हैं बेटा, दोनों मिल रहे हैं। तो ये दोनों जिस शॉप पे मिल रहे हैं वो क्या कहलाता है बेटा, फर्म। अब इन्होंने कुछ नाम भी रखा होगा अभी इनके बिजनेस का, तो जो बिजनेस के अंडर में ये बेटा काम करते हैं वो कहलाता है फर्म नेम। तो ध्यान रखना बेटा, तीन चीज़ होती है पार्टनरशिप में, पार्टनर, फर्म और फर्म नेम। पार्टनर जो इंडिविजुअली लोग होते हैं वो कहलाते हैं बेटा पार्टनर, कलेक्टिवली ये जहाँ मिलते हैं पार्टनर वो कहलाता है फर्म, और जिस नाम के अंडर में बिजनेस करते हो कहलाता है पार्टनरशिप ए फर्म नेम।
जैसे मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको ए और बी, इस एग्जाम्पल के केस में ए और बी क्या हो गए बेटा, पार्टनर हो गए। इन्होंने कोई शॉप ली होगी, वो शॉप पे दोनों मिल रहे हैं, वो कहला गया फर्म। और उसका कुछ नाम होगा, मान लो ए बी इंटरप्राइज उन्होंने नाम रखा, तो ये ए बी इंटरप्राइज का हो गया इनका फर्म नेम। अब ये तो हमने बेसिकली मीनिंग समझ लिया, ठीक है, कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। अब हम लीगली इसके लिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेटा देखो इंडिया में हर चीज़ के लिए लॉ बना हुआ है। कुछ भी चीज़ इंडिया में आती है उसके पहले लॉ बनाया जाता है हमारे वहाँ, ठीक है। तो ये सेम पार्टनरशिप के लिए भी हमारे इंडिया में एक लॉ बना हुआ है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब बेटा जो 1932 है ना, ये होता है ईयर कि ये लॉ 1932 में इंडिया में अप्लीकेबल हुआ था, ये 1932 से चल रहा है। अब हर लॉ में क्या होता है बेटा, सेक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धारा। तो ये जो पार्टनरशिप बताया गया है सेक्शन 4 के अंदर। सेक्शन 4 ने समझा है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यदि बेटा मैं बात करूं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं हम। द टर्म पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। फर्स्टली उन्होंने बोल दिया कि रिलेशन होता है पार्टनरशिप, ठीक है। विदाउट रिलेशन हम पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो क्या बोला बेटा, द टर्म पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा इसके अंदर लास्ट वाली पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस पॉइंट पर अपन को समझने की जरूरत है। तो सिंपल इसने डेफिनेशन क्या बोला है कि पार्टनरशिप का रिलेशन है किसके बीच में, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच में, जो कोई ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए रेडी है। या तो बिजनेस वो सारे चला रहे हैं या उनके बिहाफ पे कोई एक व्यक्ति भी चला रहा है, तो उसको भी पार्टनरशिप कहा जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको ए और बी, तो ए और बी के केस में क्या है बेटा, ये मान लो यदि ए और बी दोनों बिजनेस चला रहे हैं, दोनों रोज शॉप पे आते हैं, थोड़े समय ए आता है थोड़े समय बी आता है, ठीक है, दोनों रोज डे टू डे बिजनेस में आके काम कर रहे हैं, तो ये भी पार्टनरशिप कहलाएगा। या मान लो ए ने बी को पहले ही बोल दिया था कि यार मैं सिर्फ पैसे लगा दूंगा, मैं डे टू डे बिजनेस में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी बिजनेस दूसरा भी चल रहा है, ठीक है, तो मेरे को वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन देना पड़ता है। बी ने बोला ठीक है मत आना, डे टू डे मैं पूरा बिजनेस हैंडल कर लूँगा। तो इस केस में भी बेटा ए को पार्टनर माना जाएगा। आप मना नहीं कर सकते कि ये इस फर्म का पार्टनर नहीं है। तो यहाँ पे वही बोला, या तो बिजनेस सभी पार्टनर चला रहे हैं या उनके भी पे कोई एक पार्टनर भी रन कर रहा है, तो उसको भी पार्टनरशिप कहा जाएगा। तो सिंपली मीनिंग हमको समझ में आ गया कि क्या होता है पार्टनरशिप की, जब भी कोई 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन कोई किसी ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री है, या तो बिजनेस सारे वो कंडक्ट चला रहे हैं या उनके भी आप पे कोई एक पर्सन भी रन कर रहा है, तो उसको भी क्या है सर, पार्टनरशिप कहा जाएगा। नाउ सेकेंड अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर बेटा कि सर इसेंशियल एलिमेंट मतलब बेटा पार्टनरशिप यदि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे को ये इन चीज़ों को फुलफ़िल करना पड़ेगा। इन चीज़ों को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। तो जो फर्स्ट है बेटा वो है एटलीस्ट 2 पर्सन। तो बेटा ध्यान रखना, पहला पॉइंट उन्होंने दे दिया कि पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। और वो 2 लोग कैसे होना चाहिए बेटा, लास्ट पॉइंट पे आपको लिखा होगा, जैसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, इट इज़ अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको आने वाले टाइम पे समझाऊंगा कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बट हमेशा इतना ध्यान रख लो कि जो 2 पर्सन होना चाहिए वो दोनों पर्सन 18 साल से ऊपर होना चाहिए। इट इज़ अ मेजर, वो कॉन्टैक्ट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कैसे कौन कौन व्यक्ति होते हैं जो कॉन्टैक्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो फर्स्ट बेटा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पार्टनरशिप स्टार्ट करने के, वो है कम से कम 2 पर्सन का होना। विदाउट 2 पर्सन, विदाउट 1 पर्सन, ठीक है, एक अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं कर सकता। पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट हमको कंडीशन पता चल गई, पहले हमको रिक्वायरमेंट पता चल गई कि कम से कम 2 पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो हमारी रिक्वायरमेंट है बेटा, सेकंड हमारी रिक्वायरमेंट है एग्रीमेंट। यस यार, सपोज करो कोई भी हो, आज आप भी हो, आपसे भी कोई आपका फ्रेंड आके बोलता है कि एक काम कर, मुझे 1 लाख रुपए दे दे, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आप क्या बोलोगे आज के समय कि नहीं, हाँ हम बिजनेस कर लेंगे स्टार्ट, बट हम क्या कर लेते हैं, पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट मतलब क्या, सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम कैसे कैसे बिजनेस करेंगे, कौन डे टू डे बिजनेस में आएगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितना कमीशन मिलेगा, ये सारी चीज़ें
इस एग्रीमेंट के अंदर पहले से ही लिख दी जाती है। अब एग्रीमेंट के रिगार्डिंग बेटा लॉ ने बोला है कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। बट बेटा फिर मैं बताना चाहूँगा, फॉर डिस्प्यूट इजीली बिजनेस को चलाने के लिए, डिस्प्यूट को फटाफट रिसॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट को फटाफट रिजॉल्व करने के लिए ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम क्या करें, एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में करें। यदि हम रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट करते तो हम उसको एज ए कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी हमारे में डिस्प्यूट होता है तो हम उस डिस्प्यूट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट लॉ ने कोई मैंडेटरी नहीं कहा है कि आपको रिटर्न में ही होना चाहिए, आप ओरल में भी रख सकते हो और आप चाहो तो रिटर्न भी करवा सकते हो। तो फर्स्ट आया बेटा हमारा समझ में हमको कि दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड जो है वो एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है बेटा, वो थर्ड रिक्वायरमेंट है लीगल बिजनेस। बिजनेस लीगल होना चाहिए भैया, इनलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। आप इनलीगल बिजनेस के लिए एग्रीमेंट नहीं कर सकते। यदि आप इनलीगल बिजनेस के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो आपके अकॉर्डिंग एग्रीमेंट है, बट वो लॉ के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप नहीं है। तो आप जो भी एग्रीमेंट कर रहे हो या जो भी आपका एग्रीमेंट हो रहा है वो लीगल बिजनेस के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार मान लो हम दोनों पार्टनर ने एग्रीमेंट करा और वो एग्रीमेंट ऐसे बिजनेस के लिए करा जो बिजनेस इंडिया में अप्लाई नहीं होता है, वो चलता ही नहीं है, वो बिजनेस इनलीगल है। लॉ ने मना करा है कि वो बिजनेस इंडिया में रन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे बिजनेस के रिगार्डिंग यदि आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। हाँ, बिजनेस आपका लीगल होना चाहिए। तो थर्ड जो रिक्वायरमेंट है बेटा वो लीगल बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। इनलीगल बिजनेस के लिए भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीमेंट है, बट वो लॉ के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, उसको पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। तो थर्ड जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, तो 3 अभी तक हम बेटा एसेंशियल रिक्वायरमेंट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट 2 पर्सन का होना बहुत जरूरी है, सेकंड एग्रीमेंट होना जरूरी है, और ये एग्रीमेंट किसके रिगार्डिंग होना चाहिए, लीगल बिजनेस के लिए, कि हम क्या करेंगे, सभी पार्टनर लीगल बिजनेस कंडक्ट करेंगे, कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। नाउ हम आगे बात करते हैं, अब आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं। आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा प्रॉफिट शेयरिंग। यस, हर कोई बेटा व्यक्ति कोई भी हो फ्री फोकट के लिए बिजनेस नहीं करता है। हर किसी के मन में क्या इच्छा होती है कि यार हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस में हमको होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, आखिरी में शेयर करेंगे। तो अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, वो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है या बेसिक रिक्वायरमेंट बोलो, वो है प्रॉफिट शेयरिंग। तो ध्यान रखना बेटा, पार्टनरशिप का के लिए क्या आता है, प्रॉफिट शेयर करने के लिए, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस इन द पर्टिकुलर रेशियो। तो बेटा एग्रीमेंट में पहले से ही लिख दिया जाएगा पार्टनर के द्वारा कि हम उस प्रॉफिट को किस किस रेशियो में शेयर करेंगे। तो देखो मैं वहाँ पे रेशियो के आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पे 1:1। इसके अंदर दोनों पार्टनर ने डील करा कि हम क्या करेंगे, 1:1 में शेयर करेंगे। 1:1 मतलब एग्जाम्पल मान लो 2 रुपये यदि प्रॉफिट होता है, यदि 2 रुपये प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो 2 रुपये यदि प्रॉफिट हुआ तो 1 रुपया ए को मिलेगा और 1 रुपया बी को मिलेगा। ये कहला गया हमारा रेशियो, ठीक है। मान लो 2:1 में यदि रेशियो की बात हुई, ठीक है बेटा, रेशियो की बात किस में होती है, 2:1 में यदि इन्होंने एग्री करा कि हम क्या करेंगे, 2:1 में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रेशियो। अब मान लो अब इसमें क्या हो गया, यदि 3 रुपये प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो 3 रुपये में से 2 रुपये तो किसको मिल जाएगा बेटा, ए को मिल जाएगा, और 3 रुपये में से जो 1 रुपया होगा वो किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। तो ये कहलाता है बेटा रेशियो। ये रेशियो पहले से एग्रीमेंट में फिक्स हो जाता है कि ये किन रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। आया समझ में। लास्ट म्यूचुअल एजेंसी। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, म्यूचुअल एजेंसी पढ़ते हैं। देयर शुड बी म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन अमॉन्ग द पार्टनर। द म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन मीन्स द ईच पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड प्रिंसिपल। द ईच पार्टनर इज अ सेंस दैट ही बाइंड टू द ईच अदर बाय द हिज एक्टर। बेटा म्यूचुअल रिलेशन मतलब क्या बोलूँ कि दोनों पार्टनर क्या होंगे बेटा, रिस्पॉन्सिबल होंगे। एग्जाम्पल मतलब क्या बेटा कि मान लो जैसे हम दोनों पार्टनर ने लोन लिया, ठीक है, लोन लिया 20 लाख रुपए का। 20 लाख रुपए के लोन से हमने बिजनेस स्टार्ट करा। एंड टाइम पे पता चलता है कि यार वो बिजनेस, अब मैं तो डे टू डे जाता नहीं था, पता चला कि यार वो बिजनेस पूरी तरीके से लॉस में चले गया और हमको अब बिजनेस बंद करने की स्थिति आ गई। हमने बिजनेस बंद कर दिया। अब वो 20 लाख रुपए का लोन है, 20 लाख रुपए का लोन आपको आज भी देना है, ठीक है। 20 लाख रुपए का लोन आप पे आज भी देना है। तो अब इस कंडीशन में ए ये नहीं बोल सकता है कि मैं इस लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ए को भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ठीक है। तो ए भी क्या होगा, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिनाई नहीं कर सकता है कि अब मैं
इस 20 लाख को नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो डे टू डे आता नहीं था, यही बिजनेस रन करता था, अब यही 20 लाख रुपए दे, नहीं, इसके लिए एक को भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। मतलब यहाँ ये कहना चाहता है बेटा कि एक्ट कोई भी करे, एक्ट कोई भी पार्टनर करे, बट रिस्पॉन्सिबल सभी पार्टनर को माना जाएगा। ये कहलाता है म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। और इसी कारण क्या है बेटा, इसी कारण कंपनी का भी बर्थ हुआ था, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, इसके अंदर ये है कि यार करता कोई और पार्टनर है बट रिस्पॉन्सिबल सभी को कह दिया जाता है। तो इसीलिए बेटा कई बार पार्टनरशिप को लाने, कंपनी को लाने का भी इसके पीछे एक रीज़न ये था। और सेकंड जो था वो था अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी के अंदर हम आगे जाके आपको जब मैं पढ़ूंगा तो वहाँ पढ़ूंगा कि वहाँ लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बट यहाँ लाइबिलिटी आपके यहाँ अनलिमिटेड होती है, ठीक है। अगला है नंबर्स ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करूँ, ठीक है, तो मिनिमम तो मैंने बता दिया था कि 2। अब मैक्सिमम की बात करिए यहाँ पे जो हमने बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैक्सिमम की, ठीक है, कि मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बात करें मैक्सिमम की बात करें बेटा, यहाँ पे आपको 10 और 20 दिखेगा। ये पुराने समय पे चलता था 10 एंड 20, ठीक है। आज की जो लिमिट है वो है 50। कंपनी एक्ट ने बोल दिया कि मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, तो मैक्सिमम हो सकते हैं हमारे 50 मेंबर। तो 50 मेंबर हो सकते हैं। ये पहले लिमिट चलती थी, मैं समझा देता हूँ बेटा। 10 होता था यदि आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो तो मैक्सिमम आप 10 पार्टनर अपॉइंट मैक्सिमम बना सकते हो। और यदि आप अदर देन बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हो, बैंक को छोड़ के यदि आपने पार्टनरशिप किसी और चीज़ के लिए बनाई, तो वहाँ पे आप मैक्सिमम 20 मेंबर कर सकते हो। बट कंपनी एक्ट 2013 ने बेटा ये जो लिमिट थी, ये लिमिट को पूरी तरीके से हटा दिया, ठीक है। ये अब लिमिट हट चुकी है। अब लिमिट बेटा पूरी तरीके से हो गई है 50। आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो, आप नॉन बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो, आपके लिए कोई अलग अलग नहीं है। अब एक लिमिट हो गई है, वो हो गई है बेटा कौन सी लिमिट, दिस इज कॉल्ड 50। तो अब मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 50 पार्टनर। तो मैक्सिमम 50 पार्टनर बन सकते हैं, 50 से ज़्यादा कोई भी पार्टनर नहीं बन सकता है मैक्सिमम फर्म में, ठीक है। तो आ गया समझ में। तो ये हो गया हमारा। तो अभी तक हमने मीनिंग पढ़ लिया, रिक्वायरमेंट पढ़ ली। तो बेटा 6 रिक्वायरमेंट जरूरी है पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। पहला समझा देता हूँ, पहला एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट 2 पर्सन हम पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एग्रीमेंट तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड लीगल बिजनेस। ये जो पार्टनरशिप जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो, ये एग्रीमेंट लीगल बिजनेस के रिगार्डिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कह रहा है ये, ठीक है। एंड फोर्थ जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है हमारी प्रॉफिट शेयरिंग, कि हम जो एग्रीमेंट करेंगे वो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए करेंगे। फिफ्थ म्यूचुअल एजेंसी, यस बता दिया कि बिजनेस कोई भी करे रिस्पॉन्सिबल एक दूसरे के लिए कहा जाएगा। एक्ट किसी ने भी करा हो बट उस एक्ट के लिए सारे पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बता दिया बेटा 50 मेंबर होते हैं, कम से कम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। 10 और ये 20 की लिमिट पहले चलती थी। कंपनी एक्ट 2013 के आने के बाद ये लिमिट को हटा दिया गया है। अब बेसिक जो लिमिट है वो है 50 मेंबर्स की, कि मैक्सिमम 50 पर्सन एज अ पार्टनर आप हो सकते हो पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। चलो तो यहाँ तक हो गया हमारा पूरा टॉपिक पार्टनरशिप का समझ में। नाउ अब हम पढ़ लेते हैं डीड। सर क्या होती है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है, कि पार्टनरशिप का फिर मैं समझाऊंगा आपको कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो ये कह रहा है स्टेट अबाउट द पार्टनरशिप इज एन फॉर्म बाय एग्रीमेंट। जैसा हमने पहले पढ़ा कि पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। एग्रीमेंट आप ओरल भी कर सकते हो और आप रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न। बोल दिया बेटा कि देखो सबसे पहले तो बताया कि पार्टनरशिप के लिए स्टार्ट करने के लिए एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है। थ्रू द लॉ डज नॉट एक्सप्रेस रिक्वायर दैट देयर शुड बी एग्रीमेंट इन द राइटिंग, बट इन द अब्सेंस ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट मे बी अ सोर्स प्रॉब्लम इन मैनेजिंग द अफेयर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो बेटा इसने यही बोला कि लॉ ने नहीं बोला है कि एग्रीमेंट हमेशा रिटर्न होना चाहिए। आप चाहो तो ओरल भी करवा सकते हो, बट यदि आप ओरल में बिजनेस एग्रीमेंट करते हो बेटा, तो जब आपको क्या बेटा बिजनेस को मैनेज करने में कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जब आप डे टू डे बिजनेस करोगे
तो वहाँ पे क्या है बेटा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जब मान लो डिस्प्यूट हुआ कि पहला आपने एग्री करा था कि यार हाँ ठीक है, जो व्यक्ति डे टू डे बिजनेस करने आएगा हम उसको 5,000 रुपये सैलरी देंगे, ठीक है। अब बी पार्टनर है जो डे टू डे बिजनेस करने आ रहा है, अब बोल रहा है कि नहीं मुझे तो सैलरी 7,000 रुपये चाहिए, ठीक है। अब मान लो ऐसे में आप में डिस्प्यूट हुआ, अब मान लो केस गया कोर्ट में। अब कोर्ट पूछेगा कि बताओ क्या प्रूफ है। अब आपने तो एग्रीमेंट ओरल करा था, अब आप वहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाओगे, तो यही रिटर्न एग्रीमेंट होता है यदि आपके पास, तो आप कोर्ट पे रख देते, लॉ जो जज साहब होते हैं वो देखते हैं और देन उसके अकॉर्डिंग वो देख के उसको डिसीजन सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यही है बेटा कि जो भी डिस्प्यूट होता है वो हमारे बीच में यदि एग्रीमेंट हमारा रिटर्न होता है तो हम उस एग्रीमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉ ने कुछ नहीं बोला, लॉ ने ऑप्शन दिया है कि आप रिटर्न भी करवा लो, ओरल भी करवा लो, बट डे टू डे बिजनेस को फंक्शन करने के लिए, देना ईजिली बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ये होगा कि पार्टनरशिप क्या हो, रिटर्न फॉर्म में हो, जो एग्रीमेंट हो वो रिटर्न फॉर्म में बनाया जाए। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो पार्टनरशिप डीड बेटा बेसिकली एग्रीमेंट होता है। बेसिकली क्या होता है, तो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। इस एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है बेटा, राइट्स, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 चीज़ लिखी जाती है बेटा। मैं बता देता हूँ, मेन 3 चीज़ें इसके अंदर आपको दिखेगी। सबसे पहले राइट्स, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट्स एंड ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बेटा, पार्टनर की भी, कि पार्टनर की क्या क्या राइट है, पार्टनर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरी फर्म की, कि पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर के रिगार्डिंग क्या क्या राइट और पार्टनर के रिगार्डिंग क्या क्या ड्यूटी है। तो सिंपली बेटा पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है, या मैं बोलूँ तो रिटन डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर 3 चीज़ लिखी जाती है, राइट्स, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बेटा, पार्टनर की और पार्टनरशिप फर्म की। तो सिंपल आ गया बेटा समझ में पार्टनरशिप डीड क्या है। तो वो जो एग्रीमेंट करते हैं, जब वो एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में होता है तो हम उसको क्या कह देते हैं, डीड कह दिया जाता है, उसको पार्टनरशिप डीड कह देते हैं। जब हम उसको रिटर्न फॉर्म में अब एग्रीमेंट को हम करते हैं तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम डील करते हैं कि इस पार्टनरशिप डीड है, अब हम डीड बना रहे हैं, तो सर इस डीड के अंदर आता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें होंगी इसके अंदर। तो बेटा सबसे पहले आता है नेम ऑफ द फर्म। आपको पहले ही दिख रहा है कि सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है नेम ऑफ द फर्म, कि हमारी फर्म का नाम क्या होगा। सपोज करो मैंने आपको यहाँ बताया कि फर्म का नाम हो गया जैसे ए और बी एंटरप्राइजेस, तो ये मैंने नाम रख दिया ए बी एंटरप्राइजेस, तो ये क्या होगा बेटा हमारा फर्म का नाम। तो सबसे पहले हम डीड के अंदर क्या लिखेंगे, फर्म का नाम, कि फर्म का नाम क्या होगा, और एज वेल एज बेटा यहाँ एड्रेस भी लिखा जाता है कि हमारी जो फर्म है उसका एड्रेस क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा डिस्कस हो गया कि क्या होगा, सबसे पहले फर्म का नाम आएगा। सेकेंड है बेटा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, ये ए और बी कहाँ रहते हैं, इनका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर लिखी जाएगी, क्योंकि पार्टनर कौन है, ए और बी दोनों है, तो ए और बी दोनों का नाम भी लिखा जाएगा कि ए और बी कहाँ रहते हैं, ठीक है। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये बताता है बेटा नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, कि आपके बिजनेस का नेचर क्या होगा। नेचर की बात करूँ तो आप इसके अंदर कई बार ये भी लिखा दिया जाता है बेटा कि आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करेंगे कि आप ट्रेडिंग का बिजनेस करेंगे। और सेकेंड है प्लेस, आप लोकल लेवल पे बिजनेस करोगे, आप स्टेट लेवल पे बिजनेस करोगे, आप नेशनल लेवल पे बिजनेस करोगे, कि आप इंटरनेशनल बिजनेस पे इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करोगे। तो आप चाहो तो वो भी चीज़ें क्या इसके अंदर डीड के अंदर लिख सकते हो। तो थर्ड आता है वो आता है बेटा नेचर एंड प्लेस, जिसके अंदर हम बता सकते हैं कि हमारी पार्टनरशिप का नेचर क्या होगा, और हम जो बिज़नेस कंडक्ट करेंगे वो किस किस वे में करेंगे। हमारा बिजनेस नेशनल वे में होगा, इंटरनेशनल वे में होगा, लोकल वे में होगा, या स्टेट लेवल पे होगा, ठीक है। ड्यूरेशन, कितने टाइम पीरियड के लिए हम पार्टनरशिप बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ड्यूरेशन। नेक्स्ट आता है बेटा डेट ऑफ कमिटमेंट। डेट ऑफ कमिटमेंट किस तारीख से हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो भी लिख सकते हैं इसके अंदर। कैपिटल, हाँ पार्टनर कितना कितना कैपिटल लगाया, जैसे मैंने आपको बताया था कि ए और बी ने 1-1 लाख रुपया लेके बिजनेस स्टार्ट करा, तो यहाँ जो 1 लाख रुपये ये लिखा जाएगा कि ए गिव टू द फर्म 1 लाख रुपीज़ एज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो वो हम क्या बेटा पार्टनरशिप डेट के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले सिंपल बात है बेटा, नेम आएगा, फर्म का एड्रेस आएगा, पार्टनर का एड्रेस और पार्टनर का नाम, नेचर ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एंड प्लेस लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। ड्यूरेशन, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने पार्टनरशिप बनी है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के ड्यूरेशन। कमिटमेंट, हम बिजनेस कब से स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप वो डेट लिख सकते हो। कैपिटल, किस में
अगला रेशियो, बेटा रेशियो भी लिखना जरूरी होता है, मैंने आपको कई बार बताया जाता है। रेशियो जैसे 1:1 लिख सकते हैं, 2:1 लिख सकते हैं, ठीक है। यदि 3 पार्टनर हुए तो 1 है ना, तो यहाँ पे हो सकता है 3 पार्टनर के केस में 1:2:3। अब मान लो 6 रुपीज़ होते हैं तो 1 रुपया मिलेगा ए को, 2 रुपये मिलेंगे बी को और 3 रुपये मिलेंगे सी को। तो ये हो गया रेशियो। तो हम रेशियो भी क्या कर सकते हैं, हमको पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखना पड़ेगा कि जो रेशियो होगा वो हम किस किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है तो ये 7-8 नंबर का जो पॉइंट है बेटा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्राइंग, ठीक है। अब क्या है बेटा, देखो पार्टनर ने बोला कि ये मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, यदि मैं ये 1 लाख रुपए बैंक में रखता तो मुझे बैंक क्या देती है, इंटरेस्ट। अब आप क्या कर रहे हो, आप मेरे ये 1 लाख रुपए का यूज़ कर रहे हो, तो इसको यूज़ करने के बदले आपका तो मुझे इंटरेस्ट दो। तो यहाँ पे बेटा लिख दिया जाता है कि पार्टनर ने फर्म को जो कैपिटल दी, उस कैपिटल पे पार्टनर को कितना लोन दिया, इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब ड्राइंग, कई बार बेटा आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा ड्राइंग क्या होता है। जब भी हम पर्सनल चीज़ों के लिए कोई बिजनेस से पैसा निकालते वो कहलाता है ड्राइंग। जिसका बेस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज़ करो मैं मेरे फादर के बिज़नेस की गुल्लक पे बैठा, मेरे 2-3 फ्रेंड आए कि एक काम करता है, एक दोस्त का बर्थडे, मैंने बिज़नेस के गुल्लक को ओपन करा, उसमें से 200 रुपये निकाले, जेब में रखे और पार्टी बनाने दोस्त की चले गया। अब ये जो मैंने 200 रुपये निकाले बेटा बिज़नेस से, क्या है बिज़नेस पर्पज़ के लिए निकाले, नहीं सर, ये आपने आपके दोस्त की बर्थडे पार्टी एंजॉय करने के लिए निकाले, ठीक है। तो ये जो 200 रुपये बेटा मैंने निकाले, ये निकाले ड्राइंग। तो सपोज़ करो यदि कभी कोई पार्टनर फर्म से पैसा निकालता है अपने पर्सनल खर्चों के लिए, ठीक है, तो उस खर्चों पे उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, उस पैसे पे उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि देखो फर्म ने बोला कि जब तुम मुझे पैसा दे रहे हो तो तुम मुझसे इंटरेस्ट ले रहे हो, जब, है ना, और जब तुम मेरा पैसा यूज़ करोगे तो मैं भी तुमसे क्या करूँगी, इंटरेस्ट चार्ज करूँगी, ठीक है। अगला, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अब बेटा सपोज करो पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, तो इस लोन पर उसको कितना इंटरेस्ट फर्म के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ दोनों कंडीशन लिखी जाती है बेटा, यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी जाती है। यदि रिवर्स केस हुआ, पहले केस में तो क्या है बेटा कि मान लो पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, उल्टा ये भी हो सकता है कि मान लो पार्टनर ने फर्म से लोन लिया, तो इन दोनों कंडीशन पे इंटरेस्ट कैसे चार्ज किया जाएगा, क्या रेट होगी, वो हम रेट लिखते हैं किसके अंदर, डीड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा सैलरी, ठीक है, सैलरी कितनी मिलेगी। अब बेटा सैलरी मिलती है एक्टिव पार्टनर को, ध्यान रखना है एक्टिव पार्टनर क्या होते हैं, जो डे टू डे बिजनेस करते हैं। जैसे सपोज करो मेरे केस में बी है, बी डे टू डे बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब बेटा प्रॉफिट तो एंड में होगा, अब प्रॉफिट और कंपलसरी है क्या कि प्रॉफिट हो, नहीं सर लॉस भी हो सकता है। तो यार वो बी जो बेचारा 8-10 घंटे आपका बिजनेस पे डे टू डे काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी तो डे टू डे एक्सपेंसेस लगेंगे उसको चलाने के लिए, तो इसके लिए हम उसको क्या देते हैं, एक सैलरी देते हैं। कमीशन, ठीक है, ये कमीशन कई बार क्या है बेटा, पार्टनरशिप फर्म सेल को प्रमोट करने के लिए एक ऑप्शन दे देगी कि जो भी पार्टनर है ना, जो भी फर्म या सपोज करो पार्टनर यदि कोई हमको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता है या सेल हमारी ज़्यादा करता है तो हम उस पर क्या देंगे, कमीशन। तो सैलरी कमीशन क्या दिया जाएगा वो भी हमको डीड में लिखना पड़ेगा। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बेटा, मैं आने वाले टाइम पे आपको बताऊंगा गुडविल क्या होती है। सिंपल इसको अभी समझ लो, एक रेपुटेशन होती है, बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है उसको गुडविल कहते हैं। डिटेल में मैं आपको आने वाले लेक्चर में, आने वाले सेशन पे इसके बारे में डील करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, यदि कोई पार्टनर रिटायर होता है, डेट होता है, तो उसके अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, उसके अकाउंट को सेटल कैसे किया जाएगा वो भी आपको लिखना पड़ता है। एंड लास्ट, यदि डिसोल्यूशन मतलब होता है बेटा बंद, जब हम फर्म को बंद कर रहे हैं, अल्टीमेटली पूरी तरीके से हम फर्म को बंद करना चाहते हैं, तो जब हम फर्म को अल्टीमेटली बंद कर रहे हैं तो उस केस में हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये भी आपको इसके अंदर लिखना पड़ते हैं। तो कुल 13 पॉइंट आते हैं, हम सारे पॉइंट पर डिस्कशन कर चुके हैं। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ कौन कौन से पॉइंट होते हैं, वो 13, ठीक है। तो देखो बेटा, पहला पॉइंट होता है नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या होगा। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, पार्टनर के क्या क्या नाम एड्रेस होंगे। नेचर बता दिया मैंने, ड्यूरेशन कितने टाइम पीरियड के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। कमिटमेंट, हम बिजनेस कब से स्टार्ट करेंगे। अमाउंट, पार्टनर कितना 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 कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो, किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को बांटा जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यदि बेटा पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब ड्राइंग और कैपिटल इन पे कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा वो हमको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा
लोन यदि पार्टनर ने लोन दिया या उल्टे यदि बात करूँ कि पार्टनर ने फर्म से कितना लोन लिया, तो दोनों केस में इंटरेस्ट क्या होगा वो आपको बताना पड़ेगा। सैलरी कमीशन वो आपको बताना पड़ेगा। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा वो आपको लिखना पड़ेगा। डेट एंड रिटायरमेंट के केस में हम कैसे कैसे अकाउंटिंग करेंगे वो आपको बताना पड़ेगी डेट के अंदर। और डिसोल्यूशन, फर्म की डिसोल्यूशन कैसे होगा। यहाँ पे एडमिशन के बारे में भी लिखा होता है कि यदि हम कोई पार्टनर को एडमिट करेंगे तो वो कैसे एडमिट करेंगे, ठीक है। तो ये और भी आप चाहे तो और बातें लिख सकते हो। इट इज़ म्यूचुअल, उस पर डिपेंड करेगी कि जो पार्टनर है वो उस समय किन किन टर्म्स कंडीशन पे एग्री होते हैं। तो आप इससे ज़्यादा भी आप चाहो तो उसके अंदर लिख सकते हो। तो समझ में आ गया बेटा डीड क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है सर, जिसके अंदर 3 चीज़ लिखी जाती है। राइट, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, पार्टनर की और पार्टनरशिप फर्म की। चलो नेक्स्ट आते हैं हम रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो बेटा यदि आपने पार्टनरशिप डीड बनाई तो सारे जो रूल्स रेगुलेशन होंगे वो आपके पार्टनरशिप डीड के चलेंगे। बट यदि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते ना बेटा, तो फिर वहाँ पे सारे लॉ अप्लीकेबल होते हैं पार्टनरशिप एक्ट के, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो 1932 के बेटा सारे लॉ अप्लीकेबल किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल लगेंगे वो रूल लगेंगे बेटा किसके, पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पे बेटा 1932, अब देखते हैं कि 1932 क्या कहता है। इसने क्या कहा है कि देखो अब यदि डीड है तो वहाँ पे तो सब कुछ लिखा हुआ है आपने। अब डीड नहीं है और हमको अकाउंट बनाने हैं, तो हम किस बेसिस पे अकाउंट बनाएंगे, आपको क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। तो बड़ा पहला पॉइंट बोला कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, अब डीड नहीं बनी तो और वहाँ पे तो आपने लिख दिया था कि प्रॉफिट या तो हम 1:1 में बांटेंगे, 2:1 में बांटेंगे, 1:2:3 में बांटेंगे। अब यहाँ पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो लॉ ने बोल दिया कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है और आपके बिजनेस का यदि प्रॉफिट हुआ तो ऐसे केस में प्रॉफिट दोनों पार्टनर इक्वल बांटेंगे। मतलब 2 रुपये हुए तो 1 रुपया ए को मिल जाएगा और 1 रुपया बी को मिल जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही बोला बेटा कि यहाँ पे यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, पार्टनर डीड के ना इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो प्रॉफिट होगा वो कैसे बांटा जाएगा, इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा। सेकेंड, हाँ, यदि बेटा मैंने आपको इसके पहले बताया था कि पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख दिया जाता है कि यदि मान लो पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो हम उसको इस % से या इस रेट से हम ब्याज देंगे। अब आपने पार्टनरशिप डीड तो नहीं बनी, डीड नहीं बनी तो इंटरेस्ट किस वे में दूँ, कुछ बोलते 10% से दो, कुछ ने बोला 8% से दो, किसी ने बोला नहीं 3% से दो। तो लॉ ने एक फिक्स रेट फिक्स कर दी कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है और यदि कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस केस में कितने % से इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6% पर एनम मतलब होता है बेटा साल भर के 6% की रेट से आपको लोन देना पड़ेगा। हाँ बेटा पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। डीड नहीं है तो नहीं, हम आपको पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है ना, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देगी। तो 3 कंडीशन पढ़ ली बेटा। प्रॉफिट इक्वल रेशियो में शेयर किया जाएगा सर, यदि पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो ऐसे लोन पर उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, और पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट, नो पार्टनर इज गेट एनी रेम्यूनरेशन एज अ सैलरी कमीशन फॉर द पार्टिसिपेंट ऑफ बिजनेस। तो बेटा अगला वो ये कि ना हम सैलरी देंगे ना हम कमीशन देंगे। और लास्ट पॉइंट है बेटा, अब फर्म ने पार्टनर ने बोला कि जब तुम हमको इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो तो हम जितनी भी ड्राइंग करेंगे ना इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड तो हम उस ड्राइंग पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो ना हम इंटरेस्ट लेंगे आपसे और ना हम आपको इंटरेस्ट देंगे। तो लास्ट पॉइंट वही है कि यदि पार्टनर ने पर्सनल चीज़ के लिए कोई पैसा ड्रॉ करा पार्टनरशिप फर्म से तो उस अमाउंट पे वो किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो कुछ 5 कंडीशन है बेटा, इसको अकाउंटिंग कंडीशन भी कहते हैं। मैं आने वाले टाइम पे आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो ये जो 5 कंडीशन है, ये 5 कंडीशन बेटा आपको अकाउंटिंग में भी यूज़ होगी। जब हम अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इन 5 कंडीशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। तो इसको एक और बार अपन
देख लेते हैं क्या क्या होती है 5 कंडीशन। तो पहला, प्रॉफिट इक्वल रेशियो में बटेगा। दूसरा, यदि पार्टनर ने लोन दिया है तो ऐसे लोन पर उसको इंटरेस्ट 6% पे मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सैलरी कमीशन भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। और पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे पार्टनर पे ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये होती है। तो ये हमने पढ़ लिया बेटा रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो हमको इन 5 रूल को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं, हाँ अब आ गई बेसिक रिक्वायरमेंट कि कौन पार्टनर बन सकता है। हु कैन बी और कैन नॉट बी अ पार्टनर। कौन पार्टनर बन सकता है और कौन पार्टनर नहीं बन सकता है। तो सिंपली बेटा पार्टनर कौन बन सकता है, तो एवरी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू मेक एन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ पार्टनर इन फर्म। तो वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्वालिफाइड है वो बन सकता है। बेटा कौन कौन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्वालिफाइड, तो ध्यान रखना मैं 3 बेसिक रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। ये 3 लोग, यदि ये 3 कंडीशन किसी ने भी फुलफिल कर ली वो व्यक्ति पार्टनर बन सकता है। तो सबसे पहला है बेटा, सबसे पहला है मेजर, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि बेटा ये वो व्यक्ति 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। सेकेंड, पागल नहीं होना चाहिए, ही इज नॉट अनसाउंड माइंड। ठीक है, अनसाउंड माइंड सॉरी हाँ अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि अनसाउंड माइंड नहीं हो आप, ठीक है, तो आप वो एग्रीमेंट कर सकते हो। थर्ड, आपको किसी लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिसक्वालीफाइड नहीं करा। तो यदि आपको कोई लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं ना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिसक्वालीफाइड कर दिया ऑलरेडी कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यदि नहीं बोला है, आपको डिसक्वालीफाइड नहीं करा है, तो आप एग्रीमेंट कर सकते हो। तो 3 कंडीशन है बेटा एग्रीमेंट, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, पागल नहीं होना चाहिए, और थर्ड, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिसक्वालीफाइड नहीं कराओ। यदि 3 कंडीशन है आपके पास तो आप पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकते हो। कौन पार्टनर नहीं बन सकता, तो बेटा सबसे पहले माइनर जो एक 18 साल से कम का है वो नहीं बन सकता है। अनसाउंड माइंड पर्सन जो ऑलरेडी पागल है, ठीक है, वो बंदा नहीं बन सकता है। मेंटली सिक, ठीक है, दिमाग से कमज़ोर जो है। इंसॉल्वेंट, ऑलरेडी बेटा जो इंसॉल्वेंट हो गया, जिसके पास कोई पैसा नहीं है। और नेक्स्ट बेटा जिसको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाइड कर दिया। कई बार जैसे मान लो क्रिमिनल्स होते हैं, टेररिस्ट वाले लोग होते हैं, उनको कोर्ट मना कर देती है कि यार इनके साथ कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट मत करना। तो यदि आप ये 3-4 कैटेगरी के अंदर आते हो तो आप पार्टनर नहीं बन सकते। आप इन 3-4 कैटेगरी के अंदर नहीं आते हो तो आप पार्टनर बन सकते हो। तो हर पर्सन जो एग्रीमेंट करने के लिए कैपेबल है, एग्रीमेंट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट कर सकता है, वो बंदा पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर बन सकता है। एंड लास्ट जो हमारा सेशन है वो बात करते हैं माइनर एज अ पार्टनर। क्या सर एक 18 साल से कम का पर्सन क्या सर पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है? तो अभी हमने जो बेसिक कंडीशन पढ़ी इसके पहले पार्टनर की, तो उसमें सर मना कर दिया था कि माइनर होगा तो पार्टनरशिप में आ ही नहीं सकता। बट लॉ ने परमिट करा है कुछ कंडीशन के अंदर, कि कुछ कंडीशन के अंदर एज अ माइनर पार्टनर बन सकता है। और वो एक ही कंडीशन है बेटा बेसिक, कि सिर्फ वो प्रॉफिट के लिए आएगा, लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो सिंपल से यदि मैं बात करूँ तो बेटा माइनर सिर्फ किसके लिए आएगा, ओनली माइनर आएगा हमारे वहाँ पे लॉस के लिए, प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए आएगा, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो हम ठीक है, तो पार्टनर को क्या है बेटा, माइनर को एक 18 साल से कम के पर्सन को हम पार्टनरशिप में इंटर कर सकते हैं, बट वो ओनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, प्रॉफिट के लिए होगा, लॉस के लिए वो किसी प्रकार के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो लिखा हुआ है जनरली द माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर बट इट द पार्टनरशिप इज डीड। यदि बेटा आपकी डीड परमिट करती है, ठीक है, इज हर सन और डॉटर कैन बी अ पार्टनर ऑफ द बिजनेस, दे कैन एंजॉय द फैसिलिटी ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा वो प्रॉफिट पूरा एंजॉय करेगा, प्रॉफिट फैसिलिटी का बेनिफिट लेगा, बट दे आर माइनर एंड दे डू नॉट नीड टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बट बेटा वो माइनर है, वो 18 साल से कम का है, तो वो आपकी बिजनेस की किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, किसी भी एक्टिविटी के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा।
तो आज के लिए बेटा हमारा पूरा सेशन जो कंप्लीट हो गया, थ्योरेटिकल पोर्शन हमने पूरा डिस्कस कर लिया, समझ लिया कि पार्टनरशिप क्या होती है, और इसके हम आने वाले टाइम पे अब हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे डीलिंग करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो नेक्स्ट लेक्चर जब मैं डालूंगा, जब भी वीडियो अपलोड करूंगा, आपको वहाँ पे वो लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। यदि बेटा आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, गुड डे, ओके।